ये कर्तव्य, अपना ये फर्ज कब समझेंगे? सबसे बड़ी चीज एक महिला हूं और आज महिलाओं को ही देख के संबोधित करूंगी, माफ करना जितने पुरुष बैठे हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है देखकर कि इतनी महिलाएं आ जाएंगी मंच के सामने। मेरे जो पीछे भी बैठी हैं उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, क्योंकि हम सबको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि बाबा साहिब ने सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया है कि नहीं किया है? किया है ना। तो बाबा साहिब के लिए ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि हमने सत्ता को गलत हाथों में दे दिया। आप समझ रहे हैं ना सत्ता में कौन बैठा है? जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो तो कभी हमारे है ही नहीं। आरएसएस वाले या भाजपा वाले कह लो या मनुस्मृति वाले कह लो, ये चाहते थे कभी संविधान बने, ये चाहते हैं कभी संविधान रहे। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य ये है हमारा कि इस देश में जब से देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा चेहरा अगर नारीवाद का, फेमिनिज्म का कोई है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने फूले साहब के और माता सावित्रीबाई फूले के मिशन को आगे चलाया। और उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी वो समाज की स्थिति तभी अच्छी हो सकती है अगर उसकी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। बाबा साहेब ने कहा ना, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो बाबा साहेब ने क्यों कहा था? इसीलिए कहा था, बाबा साहेब ने कहा था कि माँ जन्म देती है बच्चे को लेकिन कर्म नहीं देती। तो शिक्षा सबसे बड़ा, वो शेरनी का दूध है ना जिसे आप पीते हो तो दहाड़ते हो। तो बाबा साहिब ने कहा कि मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता देता हूँ शिक्षा को। महिलाओं की शिक्षा इतनी जरूरी है। और महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया बाबा साहिब ने। हमारा भारत का संविधान भी बात करता है धर्मनिरपेक्ष उसकी चीजों की। तो आप ये सोचिए कि जब बाबा साहिब ने पूरे हिंदू सभा, पूरे लोग, पूरे जितने भी लोग उस मीटिंग में थे, सब अगेंस्ट हो गए कि ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ आप कैसी बात कर रहे हैं। जब बाबा साहिब महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे थे तो बाबा साहिब ने हमें क्या नहीं दिया? क्या बाबा साहिब ने देखा ये दलित की महिला है, बच्ची है, ये महिला आदिवासी की है, ये ओबीसी समाज की है, ये मैं इन सब के लिए करूँगा? नहीं। तो हमारा लिए तो जो किया किया, लेकिन आज सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बाबा साहिब का उन महिलाओं को होना चाहिए जो पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग से नहीं आती हैं, जो कहने को सो कॉल्ड अपर कास्ट कम्युनिटी से आती हैं। क्योंकि आपके लिए मनुस्मृति में गुलामी थी। आपको मनुस्मृति के हिसाब से द्वितीय दर्जे का नागरिक भी नहीं समझा जाता था, जूती के बराबर समझा जाता था। बराबरी तो दूर की बात छोड़ दीजिए। तो बाबा साहेब सबसे अड़ के लड़ गए। और तो आपके सम्मान के लिए, एक महिला के सम्मान के लिए बाबा साहेब ने क्या क्या नहीं किया। आपको इक्वल वेज मिले, मतलब जितना पुरुष को सैलरी मिलती है उतनी आपको सैलरी मिले, बाबा साहिब ने इंश्योर किया। अगर आप गर्भवती हैं तो मैटरनिटी लीव मिले आपको, बाबा साहिब ने इंश्योर किया। बाबा साहिब ने ये देखा कि अगर कोई महिला कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो सकता है तो अब वो बच्चा गोद ले सकती है, ये बाबा साहिब ने आपको दिया। ये एक वर्ग की महिलाओं को नहीं दिया, सभी वर्ग की महिलाओं को दिया। आप सर उठा के सम्मान से बाहर जाएं, कंधे से कंधा मिला के एक पुरुष के साथ खड़ी होए और बात करें, ये सम्मान बाबा साहिब ने आपको दिया। आज इस मंच पे अगर एक महिला वंचित, शोषित, दलित समाज की बैठी है तो ये समानता का अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमारे लड़ाई लड़ी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया। ये उस संविधान ने दिया हमें अधिकार। तो आप सोचिए, क्या आप सब मुझे बताएं कि आपने, मैं बार बार हर महफिल में ये बात कहती हूँ, आज भोपाल आई हूँ, भोपाल के लोगों से भी रूबरू होंगे और ये बात कहूंगी, क्या आपने कभी किसी मंदिर की पुजारी को महिला देखा है? किसी मस्जिद में मौलाना महिला देखा है? चर्च की पादरी महिला देखी है? तो आपने राष्ट्रपति देखी है, प्रधानमंत्री देखिए, राज्यपाल देखिए, कलेक्टर देखिए, डीसी देखा है, आईएएस ऑफिसर देखा है, टीचर देखा है? तो जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता वो अधिकार संविधान आपको देता है। तो ये है हमारे भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान जब आपको अधिकार देता है, तो जब आप राज्यपाल बनते हैं, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, या हमारी एक सत्ता में बैठते हैं और कुर्सी संभालते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके मुंह में जुबान आती है। तो जब जुबान मुंह में आती है ना, जैसे बाबा साहब ने क्यों कहा था, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। जब आप एजुकेट होते हो ना, जब आपके अंदर वो अवेयरनेस आती है, आप सवाल करते हो कि क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा। हमारे महापुरुषों
ने तो लड़ाई लड़ी थी हमारे लिए कलम की, तो आज कलम हटके फिर से झाड़ू क्यों हमारे हाथों में थमा दिया? ये सवाल जब हम करते हैं ना, तो इस सवाल से डर लगता है उन लोगों को जिनको शोषण करने का मजा आता है, जिनको पता है कि एक को दबा के मैला कुचैला काम इनसे करवा के वो जो शोषण का लुत्फ लेते हैं ना हम, वो जो आनंद लेते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि ये जागरूक हो गए, ये शिक्षा इनके पास जा रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, हम ही से सवाल कर रहे हैं। हमने तो एक स्ट्रैटेजी के तहत इनसे सब छीनना चाहा, तो वो एक एक पन्ना संविधान का खत्म कैसे करते हैं? पूंजीवाद लाकर, प्राइवेटाइज करके चीजों को कॉर्पोरेट घरानों में देके। आज दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक चिड़िया आ चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम की, समझ रहे हैं आप? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब सब प्राइवेट कर दिया, सरकार के हाथ खड़े। अब वो शिक्षा जो आपके बच्चे सालाना मात्र साल की एनुअल इनकम सिर्फ 3-4 हज़ार में ले लेंगे, वही शिक्षा अब आपको जो प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे 3-3 लाख 4-4 लाख 3-3 महीने की 6-6 महीने की फीस होगी देने के लिए। क्या दे पाएंगे आप लोग? एक सामान्य वर्ग का इंसान दे पाएगा? मुझे बताएं। तो फिर ऐसे करने से कुछ नहीं होना।